हेलो फ्रेंड, वेलकम्स। देखिए, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब आपको कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक है रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा है मोबिलिटी। ये एक नया नाम है। रेजिस्टेंस को दिखाते हैं आर से, मोबिलिटी को दिखाते हैं म्यू से, ठीक है ना। ये दोनों टर्म क्या होते हैं इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ठीक, क्लियर है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था? कंडक्टिविटी पढ़ा था। कंडक्टिविटी क्या था? सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम था, यही था ना आपके पास। एंड सिग्मा किस पर डिपेंड कर रहा था? टाउ पे। एम क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ठीक है ना। साइन कैसा होता है? इस टाइप का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसकी प्रॉपर्टीज होती है? कंडक्टर की। तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अपोजिशन, ज्यादा हो तो अपोजिशन लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब विरोध, अपोजिशन। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी क्लियर है? फ्लो ऑफ करंट इसकी एक दूसरी डिफिनीशन भी हो सकती है, उसको भी नोट कर लेते हैं। तो इसका बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? ड्रिफ्ट होते थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली था ना, इसीलिए तो कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि सिंपल लैंग्वेज में तो ये हो गया, लेकिन अगर एक्चुअली भी देखें तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अपोजिशन ऑफर्ड बाय, क्योंकि अब कंडक्टर में क्या होते हैं? एटम्स एंड आयंस ऑफ कंडक्टर इन फ्लो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता था वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो R इक्वल टू R प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा? L बाई ए, ठीक। अब ये L बाई ए है, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कांस्टेंट यहाँ आएगा R इक्वल टू रो L बाई ए। ये आप समझ में आया कि नहीं आया? इसमें रो क्या है भाई? रो एक टर्म मिला, तो रो कह सकते हैं रो इज कांस्टेंट, पहली चीज, ठीक। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड तो करेगा नहीं, डिपेंड किस पे करेगा? मटेरियल और टेम्परेचर पे। इसी टर्म को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो R इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहाँ पे अगर रो की वैल्यू अगर देखी जाए, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A बाई L। R की यूनिट क्या होती थी? ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो रो की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट वो हो जाएगी ओम मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखा गया जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कहने का मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है? 1 सिग्मा। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक। तो इसीलिए रो की यूनिट क्या हो जाएगी? रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये हो गया रेजिस्टिविटी, ये हो गया कंडक्टिविटी, ठीक है ना बेटा। ये क्या हो गया? कंडक्टिविटी जो पढ़ा था, ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर? रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। तो एक वर्ड इसमें और आ जाता है जिसको दिखाते हैं कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इसको दिखाते हैं जी से। जी इक्वल टू क्या होगा? 1/r। अब सबकी यूनिट तो आपको समझ में आ ही जाएगी। इसकी यूनिट क्या थी? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी क्या हो गई? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी? ओम। इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। तो अपने पास सभी टर्म इसमें समझ में आ रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ठीक है ना? रेजिस्टेंस देखो रो पे भी और एल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है ना? तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस दो चीज पे डिपेंड करेगा या तीन चीज पे कह सकते हैं, मटेरियल पर, टेम्परेचर पर और उसके ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब लेंथ क्या है, एरिया क्या है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? पहला मटेरियल पे, दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कह सकते हैं लेंथ, ठीक है, एरिया जो क्रॉस सेक्शन होता है उस सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? जबकि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी ध्यान से समझना बेटा, रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स, किस पर डिपेंड्स होगा? ओनली पहला मटेरियल पर, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब, इसका मतलब समझें थोड़ा सा कि टेम्परेचर पे तो दोनों डिपेंड कर रहे हैं, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब कहने का, अगर आपको दो कॉपर वायर दिए जाए या सिल्वर वायर दिए, किसी भी सेम मटेरियल का, अलग अलग लेंथ, अलग अलग डायमेंशंस के हैं, तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो कंडक्टिविटी भी सेम होगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो है वो तीन पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब रेजिस्टिविटी अलग अलग डायमेंशन के सेम मटेरियल की क्या होगी? सेम होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ये तो हम लोगों ने मटेरियल की बात करी। अब हम लोग बात करेंगे उसकी, क्या नाम है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब वही टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब अगर कंडक्टर की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी? दोनों इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, मेन पॉइंट्स हैं। अब ये टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसके बारे में देख रहे हैं। अब एक चीज समझें, जैसे हमने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? इसका कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टेंस भी कम होगा। ठीक है ना? टेम्परेचर तो हम लोगों ने मान लिया कि R0 जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R0 इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? सिमिलर वे में RT मान लिया इज रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस क्या है? R0 या R0 और T डिग्री पर RT है। ठीक है? तो इसीलिए इंक्रीज इन रेजिस्टेंस,
क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कितना आ जाएगा बेटा, बताइए थोड़ा, इससे इसको घटा दे, यानी कि RT माइनस RQ। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझिएगा, बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट देखा गया कंडक्टर के लिए कि जो RT माइनस R0 है प्रोपोर्शनली होता है R0 के, पहला। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस। दूसरा, अपन ने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, दूसरा पॉइंट हो गया, यानी किस पर डिपेंड किया, इनिशियल रेजिस्टेंस और राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या हो गया, राइज इन टेम्परेचर। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दो, तो RT माइनस R0 जो है इक्वल टू लगा देंगे, एक आएगा अल्फा। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, R0 इंटू डेल्टा टी। अब ये अल्फा क्या है भाई, अल्फा इज कांस्टेंट, है ना, पहली चीज। दूसरा, कॉल्ड एज इनको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, ये अपने पास रिलेशन निकला। अब इसको हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू देखा जाए तो क्या आ जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ये रेजिस्टेंस किस पर है, T डिग्री पर, ये किस पर है, 0 डिग्री पर, ये भी 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस। ये डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री पे। अगर अब इस पे बढ़े आगे, यहाँ से देखें तो RT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस एट T डिग्री पे, इसको इधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, R प्लस R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, R0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी कि राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या बताएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या बताएगा, T डिग्री पर रेजिस्टेंस। तो एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। आधी बात समझने की नहीं आ रही भाई, क्लियर हुआ? तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अपने जो रिलेशन निकला, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर हम लोग ने बढ़ाया है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर यूनिट निकालना चाहें अल्फा की, अगर इसमें अल्फा की यूनिट निकालना चाहें तो क्या आएगी भाई, देखो ध्यान से, टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो हम लोगों ने अल्फा क्या निकाला था, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। देखो ऊपर भी ओम, नीचे भी ओम, और नीचे डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओम से ओम कट जाएगा, तो अल्फा की SI यूनिट क्या आएगी, क्या आएगी SI यूनिट, पर डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी कि पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन। पहली चीज, अल्फा की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है फॉर कंडक्टर के लिए। इसका मतलब क्या निकला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अल्फा की वैल्यू जो निगेटिव होती है वो किसके लिए होती है? सेमीकंडक्टर के लिए। यानी कहने का मतलब दोनों से आप समझ में क्या आया कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर सेमीकंडक्टर होगा जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी की बात भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रेजिस्टिविटी देखें तो रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब जैसे देखो रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इससे हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं बाय सिमिलर, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा था ना, रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी, दोनों क्या थे? इस पर डिपेंड कर रहे थे। तो देखिए हम लोग ने इसमें अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात करी है। अच्छा हाँ, एक होता है एलॉयज। एलॉय जो मिक्सिंग करके बनाते हैं ना, नाइट्रोम वगैरह, उसका अल्फा ऑलमोस्ट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। मतलब 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर नाइक्रोम वगैरह ले लेंगे, कंबाइंड एलाइज ले लेंगे, जैसे अपन ने देखा होगा फ्यूज वायर किसका बनाते हैं? नाइक्रोम का बनाते हैं। हीटर वायर किसका बनाते हैं? नाइक्रोम वगैरह का बनाते हैं। कई सारे मटेरियल मिलाकर बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? कि भाई रेजिस्टेंस जो हो वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। यानी टेम्परेचर का वेरिएशन अगर होता है तो रेजिस्टेंस वहीं का वहीं होना चाहिए। जब जब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं ना, इसीलिए एलाइज इसीलिए बनाए जाते हैं मिक्सिंग करके कि उनका जो अल्फा है वो क्या रहे? ऑलमोस्ट 0। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चीजें चेंज ना हो, यानी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है ना। तो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव और एलाइज के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट यानी कि 0। ठीक है, बना लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे मोबिलिटी में। मोबिलिटी क्या होती है? चलने वाला। ठीक है ना, नोट करिए, फिर आगे मोबिलिटी में बढ़ते हैं। देखो अगर इसमें इंसुलेटर पूछ लिया जाए, भाई 3 होते हैं ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और बीच में सेमी कंडक्टर होता है। तो अगर इंसुलेटर के लिए भी पूछता है तो इंसुलेटर का भी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना। तो कहने को तो सेमी कंडक्टर और किसके लिए निगेटिव होता है? इंसुलेटर्स के लिए। आगे बात समझ में, यही आपको बताना था, ये पॉइंट मिस हो रहा था। आगे मोबिलिटी में चलते हैं। अब देखिए मोबिलिटी में चलते हैं। अच्छा एक चीज देखा होगा अपन ने, याद होगा आपको कि जब कंडक्टर होता है कोई, ठीक है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर इसको प्लस किया है, इसको माइनस किया है, ठीक है, तो ये जब प्लस होता है और ये माइनस होता है तो ये क्या होता है? बीडी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है? प्लस से माइनस, तो दोनों अपोजिट होते हैं। तो ये देखा गया कि जो वीडी है, वीडी ये प्रोपोर्शनली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा? उतनी ज्यादा ताकत उसको मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए। तो वीडी प्रोपोर्शनली ई, या फिर एक कांस्टेंट आता है वीडी इक्वल टू म्यू इंटू ई। इसी म्यू को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। अगर यहाँ पे देखें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड across the conductor is called the mobility of। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिस्चार्ज ट्यूब है तो आयन, सेमी कंडक्टर है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन, यानी कई चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। अच्छा इसमें वीडी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी भाई, याद है? ई बाई एम इंटू टाउ था कि नहीं था भाई साहब? था। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ई बाई एम इंटू टाउ इक्वल टू म्यू इंटू ई।
तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सी कैंसिल होगा तो क्या आ गया, ई टाउ बाई एम। इसी इट इज द बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, एक टाउ बढ़ेगा, टाइम कम हो जाएगा, कम होगा तो म्यू भी कम होगा, म्यू कम होगा तो बाकी रेजिस्टेंस वगैरह में फर्क पड़ेगा। ये तो मोबिलिटी का पार्ट हो गया जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगर इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन का निकालेंगे तो पॉजिटिव आयन का, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, टाउ क्या होगा, कम होगा, तो म्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अगर कंडक्टर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डिक्रीजेज। आगे बात समझने की नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी क्या होगी, हमेशा कम होगी, मोबिलिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो हर एक रिलेशन हम लोग निकालते गए हैं, सब चीज को रिलेशन को अपन कंबाइन करके लिखते जाएं। ठीक है ना, ताकि अपने को बार बार ध्यान रहे। इसमें एक पॉइंट अपन नोट बताने चाहते हैं, पीटीआर, इसको पहले लिख लीजिए फिर पीटीआर भी बताएंगे। देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, क्लियर है कि जैसा हम लोगों ने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था कंडक्टर का, अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि रेजिस्टेंस घटते घटते जीरो पे पहुंच जाए, ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो पे पहुंच जाए, तो जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फिर वो सुपर कंडक्टर में बदल जाता है। जैसे सुपरमैन सुना है ना, तो सुपरमैन की तरह फिर कंडक्टर किसकी तरीके से काम करेगा, सुपर कंडक्टर की तरीके से। ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये देखा गया कि 4 केल्विन पर, यानी कि -273 होता है 0 डिग्री पे, तो -273 अगर 4 केल्विन पे पहुंच जाए तो कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट होता है, यानी कि सुपर कंडक्टर इज नथिंग बट जिसका रेजिस्टेंस 0 और कंडक्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो वही बताया कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर decreases and at a particular temperature it becomes 0। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर हम लोग ग्राफ भी खींचें किसका किसका, रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, लेकिन टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता जाता है, ये 0 केल्विन हो गया। ठीक, तो 4 केल्विन पे अचानक इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, रेजिस्टेंस 0, और ये किसकी तरीके से काम करता है, सुपर कंडक्टर की तरीके से। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हम लोग ने रेजिस्टेंस, मोबिलिटी, ये सब के बारे में जाना। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कहीं कहीं लेंथ को कट किया, कहीं एरिया को किया, कहीं वायर को खींचा। ठीक है, उस सब पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि ज्योमेट्री पर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ज्योमेट्री पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।